अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया और मैं हूं उमर दराज गोंदल। ईरान के अंदर जारी जंग अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, लेकिन उसमें एक अच्छी खबर कल सामने आई जब पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का सालिस के तौर पे नाम सामने आया और 5 दिन के लिए अमेरिकी सदर ने खुद ऐलान किया कि वो ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमलों की जो बात कर रहे थे, फिलहाल उसको 5 दिन के लिए आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। अब ये जो रोकना है, ये किस तरह मुमकिन हो पाया? जो इस आलमी मीडिया बात कर रहा है, क्या उसमें अमेरिका के जो एलाइज हैं उनका दबाव है, क्या मार्केट का प्रेशर है, और इससे भी कहीं ज्यादा जो पाकिस्तान का किरदार है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब के हवाले से खबर आई कि उन्होंने अमेरिका के सदर से इतवार के रोज बराह रास्त बातचीत की, जिसके बाद यह सब कुछ मुमकिन हुआ है। अब अगर इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो पाकिस्तान का सिफारती तौर पे कद तो बड़ा हुआ है, लेकिन क्या हम एक देर पा मुआहिदा करवाने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या इस पूरे सिनेरियो में ये हम सब के मफाद में यही है कि इस जंग को फिलहाल या हर सूरत रुकना चाहिए ताकि खित्ते के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर काबू पाया जाए? इस सब के बीच में अगर ये सब कुछ होता है, और चूंकि माजी में भी सर ट्रंप इस किस्म की बहुत सारी बातें करते रहे जिसमें बाद में उन्होंने यू टर्न लिया, जो अब खुद इसराइल का मीडिया भी इवन इस मामले के ऊपर भी उनको यू टर्न उनका कह रहा है, तो क्या जो ट्रंप साहब हैं उनकी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी? क्या ये एक उनका आर्जी चेंज है या वाकई वो अब जंग से वापस मुड़ना चाहते हैं मुज़ाकरात की तरफ? क्योंकि मुज़ाकरात तो पहले भी ईरान के साथ हो रहे थे, फिर जंग पे गए, तो अब ये सारे मामलात के ऊपर आज हमने बात करनी है। फिर क्या जो आलमी मईशत है आने वाले दिनों के अंदर इसके झटके बर्दाश्त कर पाएगी, या वाकई ही अब हम बेहतरी की जानिब जाने लगे हैं? इसके ऊपर आज हमने बात करनी है और पाकिस्तान के साबिक सफीर जौहर सलीम साहब को हमने शुरू में दावत दी है, उनसे बात करेंगे, फिर आगे चल के दिफाई मामलात के ऊपर बात करेंगे। जौहर सलीम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जरा जानना इस हवाले से ये चाह रहा हूं कि ये अचानक से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के, उस पर जंग आ गई, जंग चलने लगी, फिर इस दौरान सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, बाकी चीजें हुई, अब दोबारा अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है। ये ऐसा क्या हुआ है? क्या हम ये समझें कि अमेरिका इसराइल ने जो गोल्स सेट किए थे वो गोल्स अचीव नहीं कर पाए, या प्रेशर इतना ज्यादा है कि उन्हें दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ा है? जी, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात, देखें, पाकिस्तान तो शुरू से ही कह रहा था कि मुज़ाकरात जो है वही इस मसले का बेहतरीन हल है, और ये ताकत का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए नुकसानदेह होगा, और वही हुआ। देखें, अभी तक जो हुआ है उसमें सबके इस बोले की लूज लूज सिचुएशन बनी है। ईरान के लिए बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। फिर देखें, जिस तरह की उन्होंने रिटेलिएशन की है, खलीजी ममालिक का नुकसान हुआ है, अमेरिका के जो अड्डे हैं इस खारे खत्ते में वहां भी नुकसान हुआ है, इसराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इसमें जो भी इस सारी तनाज़े में शामिल हैं, सारी साइड्स जो हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है, और सबसे बढ़ के दुनिया को, हमारे इस खत्ते को और दुनिया को जो मईशत है, जो आलमी मईशत, वो बहुत ही खतरे में है, इसे बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है। और देखिए, पाकिस्तान ममालिक को भी इवन 80% हमारा तेल गल्फ से आता है। इनफैक्ट अगर उसकी बात करें, वो कंट्रीज जो गल्फ के तेल पे डिपेंडेंट है, तो पाकिस्तान उसमें शायद सर फहरिस्त आता है। 80% रिलायंस है हमारी उस तेल पे। तो इसलिए ये सारे मुल्क इस खत्ते के, फिर उसके बाद अगर बात करें चीन की, जापान की, साउथ कोरिया की, तो सारे इस तेल पे डिपेंडेंट हैं, इवन इंडिया भी। तो इसलिए ये सबके लिए बहुत ही जरूरी है कि ये खत्म हो। तो अभी अगर ये रियलाइजेशन हो रही है दोनों साइड्स पे, अगर अमेरिकन को भी हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरान को भी, अभी तो उन्होंने खैर डिनाई किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमें तजावीज मिली हैं। और पाकिस्तान की, क्योंकि रेगुलरली उनकी आला तरीन की आदत से, सदर पेजिशकियान से तो बड़ी रेगुलर बात पाकिस्तानी लीडरशिप की हो रही है पिछले दिनों में भी, तो इस चीज के चांसेस हैं कि पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल जो है उस पर, अब तो देखें, रॉयटर्स भी लिख रहा है कि एक तजवीज तो ये भी है कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, वो पाकिस्तान आए, और स्टीव विटकॉफ भी आए, और जेरेड कुशनर भी आए, और फिर ईरान की तरफ से शायद उनके प्रेसिडेंट आए, या जो जिसको भी वो नॉमिनेट करें। तो अब ये सारी चीजें जो सी हैं ना, बिल्कुल, तो उसमें 2-3 चीजें होंगी इससे। एक तो देखें, ऑफ रैंप मिलेगा सबको, अब जो, और ऑफ रैंप इस वक्त बहुत जरूरी है, एग्जिट, क्योंकि ये सिचुएशन आगे जिस तरफ जा रही है, लेडर ऑफ एस्केलेशन पे अब ये जितने चढ़ चुके हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन रही है। जिस तरह अमेरिका थ्रेट कर रहा है कि उनके सारे पावर प्लांट्स तबाह कर देगा, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस तबाह कर देगा। ईरान कह रहा है कि वो जवाबी हमले में फिर खलीजी ममालिक की सारी ऑयल इंस्टॉलेशंस और उनकी डिसैलिनेशन प्लांट्स, और वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उस पानी पे, वो तबाह कर देंगे। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है ना। इसके बाद और आप इससे आगे कहाँ जाएंगे? इसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर यहाँ से वापसी अब करनी है, इससे आगे और आगे कितना जाएंगे? लेकिन इसमें एक सवाल और भी है, जब ये जंग शुरू हुई
तो हम दो चीजें बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ इसराइल और अमेरिका के हुकाम से सुन रहे थे। नंबर वन, रिजीम चेंज, सुप्रीम लीडर को रिप्लेस किया गया या जो उनके साथ हुआ उसके बावजूद वो नहीं हुआ। फिर कहा गया कि न्यूक्लियर थ्रेट मौजूद है, उसको एलिमिनेट करना है। वो दोनों चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। आज भी मिसाइल जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से। जब ये सब कुछ दोनों गोल्स आप अचीव नहीं कर पाए, अब एंड गोल क्या है, एंड गेम क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहें कि अमेरिका और इसराइल जो है वो यूं प्लेट के सामने रखेंगे कि ये हमने अचीव किया है अपने लोगों के सामने और आलमी दुनिया के सामने? जी, बहुत अहम बात आपने की है कि जो है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को खसूसन बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो कुछ दिखा सकें कि जी ये मैं ट्रॉफी जो है या विक्ट्री ये लेके आया हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है ये जंग जो सी है वो तो उन्होंने अपने असूलों के खिलाफ की है। वो तो हमेशा कहते थे कि जी मैं अमन का जो है ना पैगंबर हूँ। तो वो बेसिकली उसमें देखें, जहां तक रिजीम चेंज की बात है तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि रिजीम चेंज इस तरह नहीं हो सकता। एक एरियल बॉम्बिंग से अगर आप समझें कि रिजीम चेंज ईरान जैसे मुल्क में कर लेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। तो मैं ये समझता था कि इसलिए वो एक ओवर आर्चिंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो हो सकता था, लेकिन वो मतलब एक टेक्निकल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता था इस जंग का। इस जंग का जो ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि चलें जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से रोकना था इनको। तो उसमें फिर वो 450 किलोग्राम जो यूरेनियम है जो अफजूदा ईरान के पास पड़ी है, वो एक क्रिटिकल उसमें अहमियत इख्तियार कर जाती है। तो अगर उसके ऊपर देखें, इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे ओमान में, उससे भी बात काफी आगे तक दोनों मुल्कों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग की तरफ चली गई थी। अब उसको अगर मजीद आगे बढ़ाएं और कोई ऐसा सोल्यूशन कर लें कि जिसमें देखें उस न्यूक्लियर जो असल तनाज़ा है वो तो न्यूक्लियर ही है, उसी पे सारी ये बात शुरू हुई है। अगर वो हल कर लें आपस में जो है मुज़ाकरात के जरिए, तो वो मेरे ख्याल है दोनों साइड्स के लिए जो है ना एक फिर वो एक विन विन सिचुएशन निकल सकती है कि वो भी अमेरिकन क्लेम कर सकेंगे कि देखें जी हमने ये न्यूक्लियर मसला जो है हल कर लिया, और फिर ईरानी भी कह सकेंगे कि देखें हमने जो है ना अपनी ये तो हम ओमान में भी बात करने को तैयार थे, हम तो पहले भी तैयार थे जो है, लेकिन जंग के बाद हमने ये साबित कर दिया कि जी हमारी रिटेलिएशन कैपेसिटी है। हालांकि वो चले वो सिमेट्रिक उनकी जो है ना एक पैरिटी उन्होंने अचीव किया है, लेकिन फिर भी जो है वो उनके लिए भी अहम होगा। तो मेरे ख्याल है दोनों साइड्स के लिए बहुत अच्छा होगा। एक विन विन सिचुएशन दोनों जो है क्लेम कर सकते हैं। मैं आपसे एक और ये जानना चाह रहा हूँ कि और को जब हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ईरान ने स्ट्रेटेजिकली बहुत बेहतर परफॉर्म किया अमेरिका से? यही बात आज जॉन बोल्टन कर रहे थे कि बेतरतीब ऑपरेशन है अमेरिका का, अमेरिका की आवाम तैयार नहीं थी, कांग्रेस तैयार नहीं थी और उनके एलाइज तैयार नहीं थे। या फिर हम ये समझें कि एक स्टेट ऑफ हुर्मस वाला ट्रंप कार्ड खेला ईरान ने और उसकी बंदिश जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई और अब उस चीज को छुपाने के लिए या उस चीज से अवॉइड करने के लिए ट्रंप वापस आ रहे हैं? या हम ये समझे कि नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली नाकाम हुए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अब उन्हें मुज़ाकरात की सूरत में, किसी डील की सूरत में फेस सेविंग चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस वाला लेवरेज था ईरान का, वो जो है वो जिस तरह से प्ले आउट हुआ है, वो शायद अमेरिका की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी और बहुत से एनालिस्ट की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतनी अहमियत इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि उससे ना वो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मस देखें, दुनिया का 20% तेल, 31% गैस और 34% दुनिया की फर्टिलाइजर्स वहां से गुजरती हैं। और ये तो अभी मैं मेन चीजों की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो ऑयल से वो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो वहां से आती हैं दुनिया को। तो उसकी बंदिश से जिस तरह से आलमी मार्केट्स अफेक्ट हुई हैं और इस खत्ते के ममालिक अफेक्ट हुए हैं, जो है वो मेरे ख्याल है अमेरिका ने उसको प्रॉपरली जो है ना पहले से जो है ना उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपना जो उनकी वॉर गेम थी अपने एनालिसिस में। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए ईरान ने भी बहुत ही हाई रिस्क इस बार स्ट्रेटेजी खेली है। ईरान ने भी देखें सारे खलीजी मुल्कों पे भी उन्होंने अटैक कर दिया, अब वो जो उनकी सिविलियन साइट्स पे भी, तो उन्होंने भी स्टेट ऑफ हॉर्मस को भी बंद कर दिया। उन्होंने भी जो सारे कार्ड्स ऑल इन इस बार चले गए और शायद ये ख्याल नहीं था बहुत सारे मुबसरीन का कि वो सारे ही लेवरेजेस अपने एकदम इस्तेमाल कर देंगे। और अच्छा, मैं आपसे ये पाकिस्तान का किरदार जो है जिस पे इंटरनेशनल मीडिया सारे का सारा बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का कद उसमें सिफारती तौर पे बहुत बेहतर हुआ। उसमें ये बताइए कि जो ट्रंप का रवैया हमने माजी में देखा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जिस तरह से अगर मुज़ाकरात वाले मैटर के ऊपर देखें, वो कह रहे थे जी ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा। फिर वो कह रहे थे मैंने सबको वाइप आउट कर दिया, कोई है ही नहीं मैं जिससे बात करूं। अब वो कहते हैं जी कोई एक शख्सियत है, लीडर है, जो स्पीकर के हवाले से बातें आ रही हैं, गरीबाफ साहब जो बाकिर उनके हैं।
अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को जब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, जो हमारी एजाज की बात है, हमें क्या करना है, क्योंकि इसका एक वो क्या कहते हैं कि कहीं लाइबिलिटी ना बने, और खासकर ट्रंप साहब जो माजी में बात करते हैं उससे फिर वो पीछे हट जाते हैं। ये कितना क्रिटिकल होगा और पाकिस्तान को किन प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आगे बढ़ना है? देखिए, ये मुज़ाकरात का अमल कोई आसान नहीं होगा, बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि दोनों साइड्स की पोजीशंस में खासा फ़र्क है। मैं तो इसे रिगार्डलेस इसके कि ट्रंप जो है वो अपने बात बदलते रहते हैं, बिल्कुल बहुत मर्क्यूरियल हैं। क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये तो ज़ाहिर है उस लेवल पे होंगे जो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं, और अगर उसके जेडी वैंस को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो वो उसमें खासी टेक्निकल एलिमेंट्स भी होंगे। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस स्टेज पे अब नहीं चाहते कि ये जंग मजीद जारी रखें। ठीक। मैं तो ये समझता हूँ कि वो शायद 1-2 हफ्ते पहले इस जंग को खत्म कर देते, अगर वो अपने स्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा ना दिए होते। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंद ना की होती, तो ट्रंप शायद 2 हफ्ते पहले इस जंग को खत्म कर देते। वो इसलिए कि वो ज्यादा लंबी जंग के हक में नहीं थे, वो तो इस चक्कर में थे कि बस वो जो है ना एक मैसिव जो है ना बॉम्बिंग जब करें और फिर बाकी चीजों को नुकसान पहुंचाएं, और उसके बाद उनकी जो है ना लेट्स से उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनकी जो मिसाइल साइट्स हैं, और फिर उसके बाद वो विक्ट्री डिक्लेयर कर देते, जिस तरह उन्होंने शुरू में कहा भी था कि हमने तो अपने ऑब्जेक्टिव सारे अचीव कर लिए हैं। लेकिन जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई, तो फिर उनको ज्यादा इसमें प्रोलॉन्ग करना पड़ा, जो कि मेरा ख्याल है उनकी हमेशा ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि वो लंबी जंगों से बहुत ज्यादा घबराते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जौहर सलीम साहब आपके वक्त शुक्रिया अदा करूंगा। ये सिफारती पहलू है पाकिस्तान के जो इस पूरे सिनेरियो में नजर आ रहे हैं इस पूरी वॉर के अंदर, लेकिन एक दिफाई पहलू भी है। आज एक बड़ी अलार्मिंग खबर थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की। वॉल स्ट्रीट जर्नल सऊदी अरब और यूएई के हवाले से बात कर रहे, पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा भी है, और हम हर बार जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान के बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। इस तमाम तर मामले के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।